आपको शायद उन्होंने मेरी कुछ लिंक वगैरह भी शायद भेजी होंगी, शेयर की होंगी जी वीडियोस की। जी। तो क्या आप एक अच्छे भारत के लिए संगठित होना चाहोगे क्या? हम तो कर ही रहे हैं जी। हाँ, नहीं एक्चुअली में उसे एक बड़े स्केल पे करना जरूरी है, जी क्योंकि जब तक हम इस व्यवस्था में अपने राजनेताओं को व्यवस्थित नहीं कर पाएंगे तब तक ये लड़ाई पूरी तरह से अधूरी है। जी क्योंकि देखिए, हमारे राजनेता जिन्होंने सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, जी वो भी अंग्रेजों की शर्तों पर, और अंग्रेजों जो है ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के नियम कानून में पास करते हुए, जी उसमें उन्होंने हमारे ऊपर जो तंत्र जिसकी आप वकालत कर रहे हो, जिसका मैं डीजी रहा हूं, जी जी ये वही है जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। जी जी। इस बात से मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे। हाँ ठीक है आपकी बात। हाँ। और अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने राजनीतिक तंत्र स्थापित किया, जी उस राजनीतिक तंत्र ने हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए, क्योंकि अच्छा राजनेता देना उनकी प्राथमिकता ही नहीं थी। जी तो उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के आधार पर लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया, जी और उसमें भी एक विनेबिलिटी का एक फर्जी सा कॉन्सेप्ट लेके आए, जी और उसमें ये चीज देखी कि यदि कोई अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, बाहुबली है या धनबली है, तो उसको उन्होंने बेनेबल माना। जी और फिर एक गरीब इंसान, उसको वोट को जो है उन्होंने पाया नहीं बल्कि खरीदा, जी दारू से, साड़ी से, पैसे से, जी और फ्री भी बांटकर। जी और जिनके वोट को खरीद के वो विजयी हुए, ये दुर्भाग्य का विषय है कि उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं। जी ये जीतने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और जीतने के बाद पार्टी भिप से बंध जाते हैं, जी और पहले दिन से ही भ्रष्टाचार की गंगा में बहने के अलावा उनका और कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। जी इस आकलन से रविंद्र कुमार जी, आप कितने हद तक सहमत हैं? जी बिल्कुल ठीक है। जी। अब सवाल उठता है कि देखिए, आप प्रयास कर रहे हैं, एनजीओ भी चला रहे हैं, आपने न्यूज चैनल भी चलाई हुई है, पेशे से वकील भी हैं आप, मेरे ख्याल से पीआईएल वगैरह भी आप भी लगाते ही होंगे, जहां मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा कराई, बूटा सिंह को 3 साल की कराई, ओ वाह, पंडित सुखराम को मैंने जेल भेजा, वाह, 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 शिबू सोरेन को जेल भेजा, अरे वाह, चंद्रा चंद्रा स्वामी को जेल भेजा, सुब्रत राय सहारा को जेल भिजवाया। वाह, ये वाह, ये वाह। जो अ, बंगू है उसको जेल भिजवाया, जी। और अरविंद केजरीवाल के किस एमएलए थे उनको मैंने हटवाया। अभी जी। भी मेरी 158 पीआईएल पेंडिंग है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली, मुंबई और दूसरी हाई कोर्टों में। तो ये काम मैं अब से नहीं, बचपन से ही कर रहा हूँ। बहुत बोफोर्स का सुंदर, सारा कैंपेन मैंने चलाया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत वीपी सिंह सुंदर। वीपी सिंह को जब मंडल कमीशन से लागू किया था, तब मैंने उसके खिलाफ जो रावण बना के पुतले जलाए थे वो मैंने जलाए थे। देखिए, इस देश में जो संविधान बना, उसमें सभी नागरिकों को बराबर का दर्जा दिया गया, जी और ये फंडामेंटल राइट दिया गया, जी और सरकार पे ये प्रतिबंध लगाया कि नो सिटीजन ऑफ इंडिया कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, रेस, सेक्स और रिलीजन, राइट। और हम लोगों ने दुष्टतापूर्वक अपने वोटों के लाभ के लिए लोगों को बांटा, फ्री भी बांटी, सब चीज बांटी, और अपनी वोट पॉलिटिक्स चलाई, जो कि फंडामेंटल राइट के विपरीत है। जी मेरिटोक्रेसी को तेल लेने भेज दिया, हाँ और जितनी भी नेगेटिव चीजें हो सकती हैं उसे जमीन पे उतार दिया, बांटो राज करो,
दुष्टों को लाओ, डर डर करने वालों को लाओ, जो जेल में हैं और गुंडे हैं, बाहुबली बन गए हैं, उन्हें टिकट दे दो और वो जेल से भी जीतते हैं। तो ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को बहुत आसानी से हम पूरा कर सकते हैं यदि रविंद्र कुमार जी आप हमारे साथ यदि आते हैं तो। जी जी, बैठ के बात करेंगे कभी। बिल्कुल करेंगे। तो क्या मैं 2-3-4 लाइन में कुछ समझाऊं? हाँ बोलो जी बोलो। अच्छा, तो ये एक मॉडल है, इसमें 21 महालक्ष्यों के साथ 5 मौलिक अधिकार मिल जाएंगे और ये जो 21 महालक्ष्य हैं, ये महापरिवर्तन के महालक्ष्य हैं, जिसमें जो 77 सालों में इन राजनेताओं ने नहीं किया, वो सब कर दिया जाएगा। जैसे अभी 3 नए कानून बने, इट इज नथिंग बट ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, और कानूनों की आत्मा नहीं बदली, केवल कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस कर दिए, जिसके तहत कुछ डिजिटल एविडेंस आ गए जो पहले नहीं थे, या कुछ फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड कुछ कुछ थोड़ी बहुत चीजें आ गई, लेकिन जो कानून की आत्मा है, जो अंग्रेजों ने जिस ढंग से बनाई थी, वो आत्मा उसकी वही बनी रही। और यही बात जो है वो शिक्षा व्यवस्था की भी है। आपको ये जानकारी होगी ही कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, ये लॉर्ड मैकाले जी लेके आए थे, और लॉर्ड मैकाले का नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन इनके एक बॉस भी हुआ करते थे जिनका नाम था लॉर्ड एडम। और लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड एडम ने 1882 से लेके 1885 3 साल तक जो है भारत के सभी गुरुकुलों का भ्रमण किया, और एक 1780 पेज की रिपोर्ट 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। और उस रिपोर्ट में का जो था कि भारत कितनी बढ़िया भारत की शिक्षा व्यवस्था है, 18 विधाओं में जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था महापारंगतता प्राप्त है, और उसके निचोड़ के बतौर ये कहा गया कि यदि हमें भारत पे लंबे समय पर तक राज करना है तो हमें इनमें हीन भावना पैदा करना होगी, इनका आत्मसम्मान हटाना होगा, और इसके लिए हमें इनकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना होगा। और उसके तहत फिर इंडियन एजुकेशन एक्ट आया, जो आज भी हम पर थोपा हुआ है, जो कि बाबू बनाने की नियति से आया था। जो थोड़े बहुत चेंजेज हुए, उसमें कोई बहुत ओरिजिनल थिंकिंग कहीं नहीं है। अदरवाइज हमारे उस समय के जो बनाए गए पुल हैं, मेटल है, इवन जो मीनार है, वो भी जो है अभी भी उसमें जंग नहीं लगी है, और वो किसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाई है। वो नाम रखने से कुछ नहीं होता। जैसे ताजमहल जो है वो शाहजहां ने नहीं बनाया है, वो एक शिव मंदिर था, तो नाम रख दिया, ताजमहल कर दिया, तो वो ताजमहल नहीं है, और ना ही वो उन्होंने अपनी मुमताज बेगम के लिए बनाया था। और इसके दस्तावेजी साक्ष्य भी हैं, और अब तो ये एक न्यायालय में भी मुकदमा चल रहा है इस पे। मेरा केवल ये मानना था कि 21 लक्ष्य और 5 मौलिक वाला अद्भुत भारत, जिसमें 5 फंडामेंटल राइट होंगे, फंडामेंटल राइट रोजगार का, शिक्षा का, भोजन का, स्वास्थ्य का, और प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली, इवन खुशहाली का भी मौलिक अधिकार दिया जा सकेगा। और इन मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार के खजाने से 1 पैसे का भी उपयोग नहीं किया जाएगा। इन्हें जमीन पे उतारने के लिए जो संस्थान बनेंगे, जो चीज बनेगी, उसे राष्ट्रीय संपदा कहा जाएगा, और वो शासन की संपत्ति नहीं होगी। तो राष्ट्रीय संपदा इसलिए कह रहे हैं कि जितना राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करना है, उतना धन का निर्माण होगा, जिसे हम भारत विकास निधि कहेंगे। और ये जो है, जब भारत विकास निधि अप्रूव होगी, उसके साथ ही वो पैसा एडवांस में ऑटो जनरेट होगा, डिजिटल रूप में जनरेट होगा, और फिर जो जो स्टेक होल्डर्स उसको बनाने में काम करेंगे, उनका भुगतान उसी निधि से होगा। इसलिए हमको भारत सरकार के खजाने से पैसा नहीं चाहिए होगा। और जो हम रोजगार का फंडामेंटल राइट दे रहे हैं, और
रोजगार के फंडामेंटल राइट को जमीन पे उतारने के लिए और एक भी चीज मुफ्त में ना देने के लिए एक दो अकाउंट की व्यवस्था की गई है। एक आपका वो अकाउंट जिसको आप खुद कमाते हैं और आपके अकाउंट में पैसा आता है, इसलिए उसको अर्निंग अकाउंट कहा है। जी। और एक दूसरा अकाउंट क्रिएट किया है जिसका हमने अभी नया नामकरण किया है, उसको हमने कल्प वृक्ष अकाउंट का नाम दिया है। जी। पहले मैं उसे कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट कहता था, लेकिन अभी कुछ दिनों से उसे हम कल्प वृक्ष अकाउंट कहने लगे। जी। तो जो भी चीज जिसको मिलना है ये 5 फंडामेंटल राइट के लिए, यदि उसके जेब में पैसे नहीं हैं तो बिना मांगे कल्प वृक्ष अकाउंट से वो पैसे का भुगतान हो जाएगा। जी। और जब आप कमाएंगे तो वो अपने आप पट जाएगा। जी। और यदि आप कमा नहीं पाते हैं तो सिस्टम आपके पास पहुंचेगा, और वो भी आपकी कन्वीनियंस से। तो यदि एज्यूम करिए कि 1 मिनट के लिए मान लें कि रविंद्र कुमार जी नहीं कमा पा रहे हैं और कल्पवृक्ष अकाउंट से उनका पैसा लगातार फ्लो हो रहा है उनके पास, लेकिन वो खुद नहीं कमा पा रहे हैं। जी। तो सिस्टम जो है इंडिकेट करेगा, और सिस्टम के लोग अपने एक्सपर्ट के साथ आपके यहाँ पहुंचने के लिए पहले आपसे समय लेंगे, जी। और आपकी सुविधा से आपके घर पहुंचेंगे एक्सपर्ट्स के साथ, जी। और ये समझेंगे कि आपकी शिक्षा क्या है, आपकी हुनर क्या है, और आप क्या बनना चाहते हैं, और आगे चल के 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में आप कहाँ पहुंच सकते हैं या पहुंचना चाहेंगे। ठीक। उसके जो रोड मैप बनेगा उसके हिसाब से आपको एजुकेशन में यदि कोई गैप है तो उसको फुलफिल किया जाएगा। यदि कोई ट्रेनिंग में गैप है तो वो ट्रेनिंग का गैप आपको हुनर देने के लिए किया जाएगा, और उसके लिए कुछ टूल्स, इक्विपमेंट या मशीनरी की जरूरत है तो वो भी मुहैया कराई जाएगी, और एक भी चीज मुफ्त में नहीं आएगी। जी। तो इसका भुगतान जो है वो कल्प वृक्ष अकाउंट से होगा, और फिर आपको जो है, चूंकि आपको हुनर मशीन देके और उसके माध्यम से आपकी क्षमता के अनुसार राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में आपको लगा दिया जाएगा, तो जो व्यक्ति है उसे रोजगार मांगने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना होगा। उसे जो है ना, मजदूरों जैसा किसी चौराहे पे खड़े होके कि कोई आ जाए हमको ले जाए, ऐसा नहीं होगा। उसे टेक्नोलॉजी भेजेगी कि जिस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए वो उचित है वहां उसको भेजेगी, और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लिए जो धन है वो पहले से अप्रूव होगा, तो वो ऑलरेडी उसके भुगतान की व्यवस्था है। तो इस भुगतान के लिए भी हमें भारत सरकार के खजाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक। यही चीज शिक्षा के लिए होगी, फिर यही चीज भोजन के लिए भी होगी, और यही चीज जो है फिर प्रॉस्पेरिटी की होगी, क्योंकि जब आप वहां जाएंगे तो जो आपका बेज एलिमेंट है वो आपको प्रॉस्पेरिटी देने के हिसाब से तय किया जाएगा। आज का जो बेज एलिमेंट है वो आपके एक्सप्लॉइटेशन के हिसाब से तय किया जाता है कि आपको मिनिमम दिया जाए, और जो आपको एंगेज कर रहा है उसके पास जो है ना वो करोड़पति बन जाए। जी। रविंद्र जी, इस बात से आप सहमत हैं ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ सारी बात। नहीं, अभी जो कैपिटलिस्ट अप्रोच है वो तो यही है ना कि जो मिनिमम वेजेस से काम चल जाए वो चला लो, और उससे जो धन जो निर्मित हो रहा है वो कैपिटलिस्ट लोगों के पास पहुंच जाए। जी। तो इस तरीके का अद्भुत भारत, जिसमें आपको अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना पड़ेगा, और आप बटन दबाएंगे तो एक वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके पास पहुंचेगा, और आज की तुलना में से 100 गुना, 1000 गुना ज्यादा बेहतर एफआईआर दर्ज होगी। कुछ कानून में संशोधन कर दिए जाएंगे, तो अभी जो है लोग बाग धड़ल्ले से झूठी रिपोर्ट राजनीतिक दबाव में या धन के प्रभाव में होती है, और फिर पुलिस जो है ना 2-4 फर्जी बयान काट कर, क्योंकि अब उनमें 160-61 में जो ना सिग्नेचर तो होना नहीं है, तो जो उनका दिल करता है उसको लिख के और गिरफ्तार करके आदमी का चालान कर देते हैं। तो झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी वकालत करना, ये परजरी के बहुत गंभीर अपराध माने जाएंगे। इन्हें करने वाला जेल में सड़ेगा। जी। और टेक्नोलॉजी का इसी सिद्धांत के तहत जो है ना बहुत ज्यादा यूज होगा, और उसका भार भी भारत सरकार के खजाने पे नहीं आएगा, क्योंकि उसमें रेवेन्यू स्ट्रीम की व्यवस्था की गई है। तो हर किसी को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। जो रिपोर्ट करेगा उसको रेवेन्यू स्ट्रीम, जो रिपोर्ट लिखेगा उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम, जो गवाही देगा उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम, जो फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करेगा उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम, वकील जो वकालत करेगा डिफेंस और प्रोसिक्यूशन का दोनों, उसके लिए रेवेन्यू स्ट्रीम,
और जज के लिए भी रेवेन्यू स्ट्रीम। और ये जितनी भी हम धन बांटेंगे उसको जोड़ के 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा। तो इस मॉडल के तहत जो धन सरकार के पास पहुंचेगा वो आज की तुलना में 10 गुना ज्यादा होगा। और ऐसे ही एक दूसरे धन की व्यवस्था की गई है, दूसरे जो है ना उसकी व्यवस्था की गई है, उसको हमने पेपर करेंसी मुक्त भारत की बात कही है। तो रुपी भी होगा तो वो भी डिजिटल ही में ही चलेगा और भारत विकास निधि भी डिजिटल में चलेगी। तो भारत विकास निधि एडवांस में क्रिएट की गई है, तो ये 2 इंडिपेंडेंट करेंसी चलेंगी। और भारत विकास निधि जितनी हम संपदा का निर्माण करेंगे उसमें अप्रूवल के साथ ही एडवांस में क्रिएट हो जाएगी। लिहाजा हमें संपत्ति के निर्माण में पैसे का, धन का अभाव कम नहीं आएगा बीच में। और फंडामेंटल राइट टू रोजगार के तहत जो है ना मानव रिसोर्सेज की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसे ट्रेन कर दिया, उसको भी लगा देंगे, राइट। अब तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण जो होती है वो होती है लैंड। तो लैंड के लिए भी व्यवस्था की गई है। जो अभी का एक्विजिशन एक्ट है गवर्नमेंट का, वो खत्म कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट या कोई भी किसी की लैंड से उसे वंचित नहीं कर पाएगा। तो जिसकी भी लैंड होगी वो जो इसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसको ऑनर्स क्लब का सदस्य बनाया जाएगा। और जितना वो संस्था कमाएगी राष्ट्रीय संपदा का जो निर्माण किया है वो प्रोपोर्शनेट ऑनर्स क्लब के लोगों में बढ़ जाएगा। लिहाजा हर किसी की रुचि होगी कि यदि उसकी लैंड किसी भी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में यूज होगी तो उसके लिए फायदे का सौदा है। आज जो होता है हम लैंड एक्विजिशन करते हैं और वो हम इंडस्ट्रियलिस्ट और कैपिटलिस्ट और इन लोगों को दे देते हैं, और जिसकी लैंड जाती है उसे जो भी थोड़ा बहुत पैसा मिलता है वो उससे कोई गाड़ी खरीद लेता है, कोई दारू पीता है, ये करता है। और आपने हरियाणा और उसके आसपास देखा है कि उनकी बड़ी महंगी लैंड और जो है ना गई, और इसके बाद जो है ना दारू और जो है ना उसमें उनको बर्बाद हो गए। एक आध दो चतुर लोगों को छोड़ के अधिकांश लोग जो है इस समय गरीबी की हालत में जी रहे हैं। जी रविंद्र जी, इस बात से, इस आंकलन से और इस जो मैंने एक खाका खींचा है, आप कहाँ तक सहमत दिख रहे हैं? अच्छी बात है। अच्छी बात। तो अब को जमीन पे उतारने के लिए अच्छा, उसको जमीन पे उतारने का जो मुख्य काम है वो तो हमारे राजनेताओं को ही करना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट में इस इकोसिस्टम के लिए हमें नियम कानून और व्यवस्था बनाना होगी कि नहीं बनाना होगी। और ये राजनेता जो अपन ने चर्चा की है जिस तरीके से पैदा हुए हैं, इनका सोच और चिंतन तो आपको अच्छा भारत देना है नहीं। तो फिर ये जमीन पे उतारने के लिए एक बहुत छोटा सा सरल सा मॉडल पैदा किया है, जो मात्र 9 दिन में, यदि हम संकल्प से अच्छे भारत का संकल्प ले लें तो मात्र 9 दिन में हमको 100 करोड़ तक पहुंचा सकता है। और उसको हमने नए युग की सत्यनारायण कथा का निक नाम दिया है। हालांकि ना तो उसमें सत्यनारायण भगवान है, ना ही कोई कथा है, ना कोई पूजा है और ना कोई प्रसाद है, राइट। लेकिन सुविधा की दृष्टि से जो है कि जैसे सत्यनारायण कथा से आपके सभी कष्ट का निवारण होता है, ऐसे ही इससे आपके सभी कष्ट का निवारण होने वाला है, इसलिए उसको नए युग की सत्यनारायण कथा कहा है। तो रविंद्र जी, क्या मैं वो सत्यनारायण की कथा आपसे शेयर कर सकता हूँ? आप नहीं, वो 1 मिनट में अभी बता देते हैं। वो 4 उसके छोटे से अध्याय हैं, 4-4 लाइन के, और वो 1 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी आपको भेज देंगे, ठीक है ना। तो सत्यनारायण कथा का पहला जो है ना, वो कहते हैं कि कथा सुनने की पात्रता। तो कथा सुनने की पात्रता सिर्फ उसी को है जो अच्छे भारत का संकल्प लेगा। जो अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले रहा है उसे कथा सुनने की पात्रता नहीं है। तो हम मान ले रहे हैं कि आप अच्छा भारत तो चाहते हैं, इसलिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतनी PIL लगाई है, इतनी लड़ाई लड़ी है, तो मुझे संदेह नहीं है, आपसे बिना पूछे ही मैं मान रहा हूं कि आप अच्छे भारत का संकल्प आपके साथ है और आप उसे लेना चाहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें 4 अध्याय हैं और चारों टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इसका लक्ष्य 100 करोड़ तक पहुंचाना है, राइट। तो पहला अध्याय कह रहा है कि आप अपने
मोबाइल फोन को उठाइए और यूट्यूब को खोलिए और उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन लिखिए और उसे सर्च करिए। ये मेरी ही चैनल है, मैथिली शरण गुप्त की ही चैनल है, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं और प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत हैं। इसमें 7,000 से अधिक वीडियो हैं जो ये समझा रहे हैं कि कैसे हमें महापरिवर्तित भारत मिलेगा। ठीक है ना? ठीक। तो इसमें संकल्प ये लेना है कि एक वीडियो रोज देखेंगे। यदि वो वीडियो आत्मा को टच नहीं करता है तो उसे कचड़े में फेंक देना है। यदि कोई वीडियो आत्मा को टच कर जाए तो फिर उसे अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, जिन लोगों से हम जुड़े हैं उनसे शेयर करना है। और इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त हो गया। राइट? अब सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय भी उतना ही साधारण है, सरल है। वो कह रहा है कि भाई जो अभी आपने YouTube चैनल क्राइम फ्री भारत मिशन को सब्सक्राइब किया है, इसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। तो कई लोग जो है, जैसे अपन जब YouTube चैनल को देखते हैं तो समझ में नहीं आता है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ देखें, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहीं दिखता नहीं है। तो उसका तरीका होता है कि जो वीडियो है उसके नीचे हेडिंग्स होती है और हेडिंग के लास्ट में ध्यान से देखें तो MORE मोर पतले अक्षरों में लिखा होता है। यदि अपन MORE मोर पे क्लिक कर दें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पार्शली खुल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की जो 2-3 लाइन और उसके बाद फिर से पतले अक्षरों में MORE मोर लिखा होता है, तो ये पार्शली खुले डिस्क्रिप्शन बॉक्स का यदि हम MORE मोर दबाते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पूरा खुल जाएगा। तो हम जो है उस संदेश को भी पढ़ पाएंगे और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को जो लिंक दी गई है उसके माध्यम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही हम क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करते हैं, सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। फिर सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय होता है, वो कहता है कि आपने जो अभी क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है, इसे खोलिए। इसमें नीचे की दाहिनी तरफ सबसे नीचे आपकी प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल को क्लिक करिए तो आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी और सबसे पहले ऑटो जनरेटेड आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड क्राइम फ्री भारत मिशन की सदस्यता का उसमें दिखाई देगा और उसमें 3 चैनल हैं शेयर करने की। तो पहली चैनल है जिससे हम व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। दूसरी जो लिंक है उसको हम कॉपी करके कहीं भी पेस्ट करेंगे और तीसरा जो है इट कैन डायरेक्टली उसी ऐप के माध्यम से हम सभी सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, व्हाटएवर। तो ये जो लिंक जो है जब हम शेयर करते हैं तो ये एक ऑटो जनरेटेड मैसेज और एक ऑटो जनरेटेड लिंक क्रिएट करती है। ये इस ऐप की खासियत है। और जो आपकी लिंक है उससे जो भी जुड़ेगा उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और आपको उसमें 100 नंबर मिलते हैं और 10 लोगों को जोड़ने पर जो है जिलाधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं। इस ऐप की एक और खासियत है कि ये हर दिन जो है उस व्यक्ति को एक कमेंडेशन या प्रशस्ति पत्र जारी करता है जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ता है और वो इसी ऐप में दिखाई देता है। तो आप ऐप खोलेंगे तो उसके ऊपर एक ट्रेंडिंग है, उस ट्रेंडिंग को क्लिक करेंगे तो उसमें अभी 1 2 3 पे कौन है उसके दिन पे वो और उसका कमेंडेशन सर्टिफिकेट भी वहीं पे ट्रेंडिंग में दिखाई देता है, जिसे डाउनलोड करके हम सेव भी कर सकते हैं। और इसी में जो है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसकी मेरिट लिस्ट जो है ऐप रोज जनरेट करता है इसी ट्रेंडिंग में। और उसमें ऊपर के 82 लोग जो है जब हम 100 करोड़ के आसपास पहुंचेंगे तो 82 लोग जो है वो महाचंद्रगुप्त कहलाएंगे और 543 लोग चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो इसे जो है हमें अपने परिवार के सदस्य, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनसे शेयर करना है। इसके शेयर करते ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है और अब चौथा और आखिरी अध्याय बचता है जिसमें कहा गया है कि आपने तीसरे अध्याय में जिस जिसको लिंक भेजी है उसको फोन लगाइए और उससे पूछिए कि भैया अच्छा भारत चाहिए। यदि वो अच्छे भारत का संकल्प लेता है तो उसे इन 4 उपायों को रिपीट करने के लिए कहना है। यदि हम 10 लोगों के मान से जोड़ते हैं तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। इट इज सिंपल मैथमेटिक्स।
तो यदि हम 100 करोड़ हो जाएंगे और ये सभी 100 करोड़ लोग एक महालक्ष्य से जुड़े हुए हैं, 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों से, जिसके तहत हमें महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है और 5 मौलिक अधिकार भी मिल रहे हैं। तो इस बड़ी जो है ना उससे जुड़ाव से जो लोग हैं, यदि हम 100 करोड़ होंगे तो हमारे राजनेता संभवतः विवश होके जो हम चाह रहे हैं वो अभी चालू कर देंगे। जी। और यदि किसी कारण से वो नहीं करते हैं तो अगली स्ट्रेटेजी ये है कि जो 543 चंद्रगुप्त हैं उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंच जाएगा। जी। और हम 100 करोड़ लोग जो इस महालक्ष्य से जुड़े हुए हैं वो संकल्प लेके उन्हें विजयी बनाएंगे और 82 लोग जिन्हें हम महाचंद्रगुप्त कह रहे हैं वो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। ठीक। और इस जो भी ये इसके लिए मॉडल्स और टेक्नोलॉजी बनी हुई है, क्योंकि मुझे जो है 32 यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट से पार्टनरशिप करने का एज ए डीजी मौका मिला था, तो बहुत सारे मॉडल्स हमने उसमें डेवलप किए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन। और हमने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी 2020 में कंडक्ट की थी, तो उसका भी बहुत सारे मॉडल्स पार्शली या फुल्ली डेवलप्ड पड़े हुए हैं जिन्हें थोड़े से एफर्ट से हम जो है ना यूजेबल बना सकेंगे। तो टेक्नोलॉजी इशू नहीं है, इशू सिंपल इशू ये है कि इसे जमीन पे कौन उतारेगा। तो जमीन पे उतारने का अपन ने खाका तैयार कर दिया है। यदि आज के राजनेता समझ जाएंगे तो उन्हें 240 से 500 पार करा देंगे, नहीं तो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त खुद पार्लियामेंट में भेज के वो कर लेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज और भी की गई है कि जो भी मॉडल्स और थॉट और टेक्नोलॉजी है वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जा रही है, तो उसको रिफाइन करने की एक इनबिल्ट प्रक्रिया भी इस मॉडल में है। तो वो कह रही है कि जो भी ये मॉडल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, ये सीधे आपके ऊपर थोपने वाले नहीं हैं, इनको रिफाइन करने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएंगी और उस टास्क फोर्स के हिस्सा वो लोग होंगे जिन्होंने उस विधा में अपनी जिंदगी लगा दी है। वो 15 दिन तक उसको रिफाइन करेंगे और उसके आधार पर जो है जो सुझाव आएंगे उससे पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर ये रिफाइंड मॉडल जो है 15 दिन तक उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से लाइव टेलीकास्ट होगा, जिसमें सभी लोग जो है ना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पत्रकार भी करेंगे, ये एनजीओज भी करेंगे, आम पब्लिक भी करेगी और उस चर्निंग में जो चीज निकल के आएगी उससे दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर 45 दिन तक आम पब्लिक से जो है ना चर्चा होगी, तो चूंकि वो उसके पास 30 दिन का इनपुट ऑलरेडी है, लिहाजा तब तक पब्लिक को कुछ कुछ शंकाएं उसको कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, तो वो अपनी कुशंकाएं और कुछ सुझाव देने की स्थिति में आ जाएगी। तो उस कुशंका और सुझाव के आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा और फिर ये चीज पार्लियामेंट में जाएगी और पार्लियामेंट्री बहस करेंगे कि क्या क्या चीज कैप्चर की गई है, क्या मॉडल ने उसे इनकॉर्पोरेट कर लिया है, या तो वो अर्थहीन होना चाहिए, नहीं तो उसे मॉडल इनकॉर्पोरेट करना चाहिए और इसके बाद वो पार्लियामेंट में पास कर दी जाएगी। तो आज के नेता करेंगे तो आज के नेता करेंगे, नहीं तो हमारे चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त कर देंगे। ये पूरा मॉडल है। आप कहां तक इस मॉडल से सहमत हैं और आपकी सहभागिता का क्या लाभ मिल सकता है? मैं देखता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, हमारा चूंकि हमने आपको शुरू में बताया था कि हमारी हर वार्तालाप रिकॉर्ड होती है, तो हम वार्तालाप के अंत में अपना मॉडल समझाने के बाद सामने वाले का संदेश जरूर लेते हैं। तो आपने मॉडल को सुन के आपका क्या संदेश है देशवासियों के नाम? अच्छा प्रयास है आपका, बाकी मैं समझता हूँ फिर आपको बताता हूँ। चलिए, तो इसके साथ ही इस वार्तालाप को यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।